गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में कुछ एमसीक्यू करते हैं जो कि यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि इस सेशन में हम कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि एग्जाम में जिनके आने के चांसेस बहुत हाई हैं। यानी कि इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्वेश्चंस आपके बनने शुरू हो गए हैं और आपसे क्वेश्चन एग्जाम में भी बन जाएंगे। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंट अगर आपको लाना है तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, वो है एमसीक्यू करना। तो एमसीक्यू आप जितने प्रैक्टिस करेंगे किसी भी सब्जेक्ट्स की, नॉट स्पेशली इकोनॉमिक्स या किसी भी सब्जेक्ट अगर आप हैं, तो अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और जिसकी वजह से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बाय द वे, बिना सेशन को लेट करते हुए, बिना और बातें आगे करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का जो सेशन है इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहले क्वेश्चन देखने के बाद इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है और खास बात यह भी है कि ये जो प्रैक्टिस हो रही है, ये प्रैक्टिस पूरा का पूरा इंग्लिश में होगा और एक्सप्लेनेशन आपको दोनों में मिलेगा। बाई लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, फिर इंग्लिश बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू टैकल इन इंग्लिश यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस करने में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ा है पहला क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के जो पिता कहे जाने वाले इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन है इसमें से। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी Alfred Marshall and options D is J.M. Keynes. तो according to you, what will be the answer of this question? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग को पता है कि कौन होते हैं। आपको पता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम बोल देते हैं एडम स्मिथ को। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एडम स्मिथ जो है वो एडम स्मिथ क्या है, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, जैसा कि आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन ये है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसका फीचर है, इसकी गुण को बताता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आप कैसे जानेंगे कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ओनरशिप, ऑप्शन बी सेंट्रल प्लानिंग एंड ऑप्शन सी प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ऑप्शन डी इज प्राइस कंट्रोल। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें बेसिकली यहाँ पर जो भी एंटरप्रेन्योर, जो भी उद्यमी या फिर आप बोल सकते हैं जो भी बिजनेसमैन होता है वो अपने प्रॉफिट मोटिव से काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सारी चीजें प्रॉफिट तरीके से बात की जाएंगी और अपनी प्रॉफिट को यहाँ पर मैक्सिमम करने की बात की जाएगी, यानी अपने लाभ को ज्यादा से ज्यादा करने की बात की जाएगी। सो यहाँ पर ऑप्शन ए को अगर देखें, गवर्नमेंट ऑनरशिप है, तो गवर्नमेंट ऑनरशिप आपको ये बताता है कि यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप है, यानी कि यहाँ पर सरकार की ऑनरशिप है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा कुछ होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेंट्रल प्लानिंग। सेंट्रल प्लानिंग जो है आपका, ये एक प्रकार से आपका किसी और यानी कि पब्लिक इकोनॉमिक्स का एक पार्ट हो जाता है। और ऑप्शन से प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आपको पता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पूरा का पूरा प्राइवेट चीजें ही होती है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए और करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि द लॉ ऑफ डिमांड शो ए रिलेशनशिप बिटवीन। यानी कहने का मतलब है कि इसमें आपको जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किस चीज में रिलेशन को यहाँ पर दिखाता है, वो चीज आपको यहाँ पर समझनी है। तो मैं यहाँ पर एक लेजर पॉइंट ले लेता हूँ। जैसा कि आपको देखना है कि यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमांड है, एक सेकंड में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, उसको ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो शो करता है रिलेशनशिप को। कौन से रिलेशनशिप को शो करता है, जैसा कि ऑप्शन ए आपको दिख रहा है यहाँ पर, इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड पहला ऑप्शन है, और ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है प्राइस एंड क्वांटिटी,
डिमांडेड, और ऑप्शन सी दिख रहा है यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई, एंड ऑप्शन डी इज सप्लाई एंड प्राइस एंड सप्लाई। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड किससे रिलेटेड होता है। हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि जो लॉ ऑफ डिमांड होता है, जिसको कि प्रोफेसर मार्शल सर ने दिया हुआ है, तो उनमें जो रिलेशन दिखाता है वो इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई ये भी नहीं होगा, डिमांड की जगह पर यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड होता है। तो यहाँ पर अगर बी ऑप्शन को देखें, इस ऑप्शन को देखें, तो लिखा है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आपको पता है कि अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड निकालनी है तो लॉ ऑफ डिमांड का जो डेफिनेशन होती है, जो उसकी परिभाषा होती है, वो दिखाता है हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका आंसर जो होने वाला है वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एमसी कॉस्ट कर्व। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको बोल सकते हैं एमसी कॉस्ट कर्व, एमसी कॉस्ट बोल सकते हो आप। तो पूछ रहा है कि एमसी कॉस्ट कर्व कट द एवरेज कॉस्ट कर्व, यानी कि एमसी कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कट करता है। कहां से करता है ये चीज आपको समझनी है। तो ऑप्शन ए देख रहे हैं आप, क्या वो एबव से कट करता है? एक सेकंड में इसको लेता हूं। हाँ, तो यहां पर क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि क्या यहां पर, एक सेकंड में चेंज कर लेता हूं। हाँ, तो ये पूछ रहा है कि क्या एमसी कॉस्ट वो एवरेज कॉस्ट को क्या वो एबव से कट करता है, कि क्या वो फ्रॉम बिलो एट अ लोवेस्ट पॉइंट? बिल्कुल। और अगला है एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, एंड अगला है नेवर इंटरसेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का ये ऑप्शन दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देना चाहता हूं। जो आपको पता ही है कि कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बनता है यहाँ पर, और ये आपका जो होता है ये एसी हो जाता है, जिसका शेप जो होता है वो इन्वर्ट ये यू शेप का होता है, और इसके नीचे पॉइंट्स करते हुए आपका एमसी जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एमसी जो कॉस्ट लाइन है या फिर एमसी जो कॉस्ट कर्व है वो एवरेज कॉस्ट को इसके इस पॉइंट से, मैं चेंज कर लेता हूं पेन को एक मिनट आपको दिखाने के लिए, तो इसके इस पॉइंट से कट करके जा रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एवरेज कॉस्ट लाइन है, एवरेज कॉस्ट कर्व है, उसको एमसी उसके लोवेस्ट पॉइंट से कट करते हुए, यानी उसके नीचे से कट करते हुए तो जा रही है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन निकल के आएगा इस क्वेश्चन का सही, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है फ्रॉम बिलो एट लोवेस्ट पॉइंट। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यों होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कंज्यूमर सरप्लस है उसका कॉन्सेप्ट को किसने दिया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, जस्ट होल्ड एक मिनट में इसको ले लेता हूं। हाँ, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट को कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट को किसने दिया है? क्या वो रॉबिन्सन ने दिया है, क्या वो मार्शल ने दिया है, या हिक्स ने दिया है, या फिर सैमुअल्सन ने दिया है? हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पर जो कंज्यूमर सरप्लस की बात आती है तो कंज्यूमर सरप्लस को हमेशा ही आप जानते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोफेसर मार्शल सर ने कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और इनकी एक बहुत ज्यादा फेमस बुक है। अगर आपको पता है कि मार्शल की जो फेमस बुक है उसका नाम क्या है, और उसका नाम और मार्शल की जो थ्योरी है जो आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो वो किस ईयर में आई है, अगर आपको पता है तो यू कैन कमेंट इन बिलो कमेंट बॉक्स। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा, क्या होगा, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्स, तो मैं उसको यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, जैसे होगा अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि गिवन गुड्स वायलेट विच लॉ, यानी कि जो गिवन गुड्स होता है वो किस लॉ को वायलेट करता है। आपने देखा ही उस समय क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हमारा गिवन गुड होता है वो गिवन गुड किस लॉ को वायलेट करता है। हमारा जो ये गिवन गुड है वो किस लॉ को वायलेट करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एंड नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड, एंड नेक्स्ट इज सेज लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो गिवन गुड्स होता है, अब आपको पता ही है, तो गिवन गुड्स जो आपका लॉ ऑफ डिमांड होती है, लॉ ऑफ डिमांड का ये एक एक्सेप्शन माना जाता है, अपवाद माना जाता है, बिकॉज की गिवन गुड्स ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड आपको कहता है कि अगर आपकी प्राइस बढ़ती है तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो डाउन हो जाती है, ये आपका लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। और इसी चीज का उल्टा भी हो सकता है कि अगर आपकी प्राइस किसी भी गुड्स की वो गिरती है, कम होती है, तो उसके तुलना में आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो बढ़ जाती है, जबकि अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगे। दूसरी चीजें, अन्य जो चीजें हैं वो स्थिर रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं, तभी जाकर के एप्लीकेबल होगा। ये तो लॉ ऑफ डिमांड बताता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें है या फिर लॉ है जो गिवन गुड्स जो है उस लॉ को वायलेट कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन योर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द किंग डिमांड कर्व, आपको दिख रहा है किंग डिमांड कर्व इज एसोसिएटेड, यानी कि जो हमारा किंग डिमांड कर्व है वो किस चीज से रिलेटेड या किस चीज से एसोसिएटेड है। क्या वो मोनोपोली से एसोसिएटेड है, या परफेक्ट कंपटीशन से, या ओलिगोपोली से, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट से। तो आपको पता है कि जो हम किंग डिमांड कर्व पढ़ते हैं, इस किंग डिमांड कर्व का जो जिक्र होता है वो आपको ओलिगोपोली देखने में मिलता है। जो हमारा ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर है, इसी में ही हमारा ये किंग डिमांड कर्व देखने को मिलता है। बाकी मोनोपोली में आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पर सारी चीजें आपके जो डिमांड कर्व होती है वो पैरेलल होती हैं, पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस, और मोनोपोलिस्टिक है यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड चीजें मिलती हैं। तो आपको पता है कि जो किंग डिमांड कर्व होता है वो ओलिगोपोली से रिलेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है कि आपसे क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, जस्ट होल्ड में पेन चेंज कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, रेड लेता हूं और इसको मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, लेजर पॉइंट ऑन। ओके, अब द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड वाज इंट्रोड्यूस्ड। पूछ रहा है कि ये जो इनविजिबल हैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। इनविजिबल हैंड को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मार्केट फोर्सेस। क्या बोल सकते हैं, मार्केट फोर्सेस बोल सकते हैं इसको हम। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई बोल सकते हो, जिसको कि हम बोल देते हैं मार्केट फोर्सेस, या डिमांड एंड सप्लाई बोल सकते हो। तो इस तरीके से जो इनविजिबल हैंड का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा है कि ये जो इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट है एडम स्मिथ के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, यानी कि यहां पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ऑप्शन फंक्शन ऑफ मनी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यानी कि मनी का फंक्शन नहीं होता, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये मनी का फंक्शन होता है, क्योंकि आप कोई भी चीज पैसे लेकर के ले सकते हो। अगला बात है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि आपकी मनी में कुछ वैल्यू स्टोर होती है। आगे है मेजर ऑफ वैल्यू, यानी किसी चीज को हम वैल्यू में मेजर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी है वो यहाँ पर इस फंक्शन नहीं होता है मनी का। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। तो सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विच इकोनॉमिस्ट गेव द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की तरलता पसंदगी सिद्धांत ये किसने दिया है, किस इकोनॉमिस्ट ने दिया है। क्या वो मार्शल ने दिया, या कीन्स ने दिया, या पीगो ने दिया, या फिशर ने दिया। तो हम सभी लोगों को पता है बहुत ज्यादा फेमस थ्योरी है
प्रोफेसर कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे ये पूछ रहा है कि फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि पूछ रहा है कि जो फिलिप्स कर्व है वो किसके बीच में रिलेशन को दिखाता है। और जैसे हम लोग का रिलेशन ऐसा नहीं, यहाँ पर कुछ और रिलेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ और रिलेशन को समझने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बाय द वे जस्ट अ पार्ट ऑब्जर्व, तो यहाँ पर जो फिलिप्स कर्व है ना, फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है, किससे के बीच में रिलेशन को दिखाता है। तो पहला है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, एंड नेक्स्ट थिंग इज डिमांड एंड सप्लाई, एंड नेक्स्ट इज वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम सभी लोगों को पता है कि जो फिलिप्स कर्व है जो कि 1958 में आया था, आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिलिप्स कर्व जो है 1958 में आया था, और फिलिप्स कर्व का जो रिलेशन होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशन को दिखाता है। इसमें ये बताया जाता है कि जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्लाइन करने लगेगा, और उसके उल्टा भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो हमारा फिलिप्स कर्व है, तो फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा रहेगी कि आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिसको भी जरूरत होगी इस वीडियो को सबसे पहली बीच आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक कर दीजिए फॉर मोटिवेशन में। और उसके बाद आपको इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आप उसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है। और इससे दूसरी चीज क्या कर देनी है, अगली चीज को आपको शेयर कर देनी है अपने किसी दोस्त के पास जिसको इसकी जरूरत है, जिससे कि उसका भी थोड़ा सा वेलफेयर हो जाए, उसका भी थोड़ा सा कल्याण हो जाए, जिससे भी एग्जाम को क्लियर कर पाए। और अगर आपने किया है तो उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक्स। तो आगे बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आपका स्लोप है, किसका स्लोप है, द स्लोप ऑफ आईएस कर्व। आईएस कर्व का जो स्लोप है वो इसमें पूछ रहा है कि उसका स्लोप कैसा होता है। तो आपको पता है कि जो आईएस कर्व का स्लोप होता है, पहले तो मैं बनाकर आपको दिखा देता हूं कि इसका किस तरीके से दिखेगा। ये आपका ऐसे है, यहाँ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया जाता है, और यहाँ आपको इनकम दिखाया जाता है, इनकम। तो अब आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम में कैसा रिलेशन होता है, स्पेशली जब आपका आईएस कर्व होता है। तो आईएस कर्व कुछ आपका इस तरीके से बनेगा, जस्ट एक मिनट में आपको बना कर दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपका आईएस कर्व या फिर आईएस लाइन बन के आता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जैसे जैसे हमारा ये इंटरेस्ट रेट है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ा तो हमारा इनकम कम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से आपका इनकम ये कम हो गया, इंटरेस्ट रेट इधर बढ़ा, इनकम इधर कम हो गई। तो आप देख सकते हैं एक चीज बढ़ा रहे हैं, दूसरी चीज घट रही है। तो अगर आप एक चीज को बढ़ाते हो और दूसरी चीज घटने लगती है, कम होने लगती है, तो इसका मतलब है कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द स्लोप ऑफ आईएस कर्व का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होना चाहिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आईएस कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है। अगर यहीं पर आईएस कर्व ना पूछ के आपसे ये पूछा होता कि यहाँ पर आईएस कर्व ना लिख करके यहाँ पर इसके जगह पर लिखा होता एलएम, ठीक है, एलएम लिखा होता, तो एलएम का जो आपका स्लोप बनता है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर इनकम हो जाता है अगेन। तो यहाँ पर उसका जो एलएम का स्लोप होता है वो इस तरीके हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे इनकम भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर इसके अगर एलएम पूछा होता तो उसके अकॉर्डिंग आपका पॉजिटिव हो जाता। बट यहाँ पर आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे, एक मिनट, तो आपसे यहाँ पर पूछा है आईएस कर्व पूछा है। तो अगर आपका आईएस कर्व पूछा है तो आईएस कर्व के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये पूछ रहा है कि रेवेन्यू रिसीव ए फर्म फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट, यानी कि आपको रेवेन्यू मिलती है, आप रेवेन्यू रिसीव करते हो बाय ए फर्म, एक फर्म द्वारा, फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट। अगर आप
एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचते हो तो उसके द्वारा जो भी आपको रेवेन्यू मिलता है, जो आपको रेवेन्यू रिसीव होता है एक उस एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से, तो उसको क्या बोला जाता है? आप ऑप्शन देख सकते हैं, क्या वो एवरेज रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है? तो एवरेज रेवेन्यू आपकी होती है, ये आपकी होती है पर यूनिट रेवेन्यू, पर यूनिट ये रेवेन्यू हो जाती है। और टोटल रेवेन्यू आपको पता ही है कि क्या होता है, टोटल रिसीविंग, और उसके अकॉर्डिंग मार्जिनल रेवेन्यू। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। जब भी आप एक एक्स्ट्रा यूनिट यानी वन मोर यूनिट आप सेल करते हो तो उसके द्वारा जो आपको रेवेन्यू रिसीव होता है उसको बोलते हैं हम मार्जिनल रेवेन्यू। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज आस्क यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट को बहुत इंपॉर्टेंट देना है, क्योंकि एग्जाम में हमसे ये मिस्टेक्स, बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती है कि हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पूरा अच्छे से, बट ये चीजें भूल जाते हैं कि ये चीज छिपा कहाँ होता है, ये वाली चीज। तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, हमको बहुत ध्यान से समझना है कि इसमें पूछा क्या रहा है, क्या वो नॉट पूछ रहा है या फिर इसमें ट्रू पूछ रहा है। ये चीजें आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेगी, और अगर करेक्ट लिखा है तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू हैव टू नो इट। बाय द वे, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो नॉट अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप नहीं है। तो पहला ऑप्शन है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल है, उसके बाद साइक्लिकल है, उसके बाद कैपिटलिस्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप नहीं है, हमको पता है कि फ्रिक्शनल हमारा एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसका टाइप है। स्ट्रक्चरल भी है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, साइक्लिकल भी है, और बट ये कैपिटलिस्ट जो है ये कैपिटलिस्टिक नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस क्वेश्चन इज व्हिच इंडेक्स इज यूज्ड, व्हिच इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया। यानी कि ऐसा कौन सा इंडेक्स है जिसके द्वारा हम इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, महंगाई को माप सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है सीपीआई, अगला है डब्ल्यूपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर, एंड नेक्स्ट इज एनएनपी। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर, एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। आपको पता है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इसके माध्यम से इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। बट अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है अगर ए और बी दिया होता तो, बट यहाँ पर जो आपका ज्यादा चॉइस किया जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए वो सीपीआई मेजर किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 नंबर and this question is the relationship between input and output source shown। तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन को शो करता है, रिलेशनशिप को शो करता है, वो क्या है ऐसा जिसके द्वारा वो रिलेशनशिप इनपुट और आउटपुट को दिखाता है। डिमांड कर्व, डेफिनेटली डिमांड कर्व में क्या होता है हमारा, हमको पता ही है कि प्राइस एंड डिमांड, क्वांटिटी डिमांड की बात होती है। कॉस्ट कर्व में आपको पता है कि कॉस्ट कर्व में हम वहां पर लागत की बात करते हैं, वहां पर इनपुट आउटपुट की बात नहीं होती। बट इन प्रोडक्शन फंक्शन में हमें देखते हैं कि हमारा इनपुट कितना है और हमें उस इनपुट के माध्यम से हमारा जो आउटपुट होने वाला है वो कितना होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 16। आई होप सो कि आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो इसको अभी से ही लाइक कर दे, इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें ताकि उससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपको। और ये इंग्लिश में आपको इस क्वेश्चन की यानी यूपीपीजीटी का जो टीजीटी इकोनॉमिक्स है इसका पेपर करने में कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेज लॉ रिलेट्स टू, सेज आप पूछ रहा है कि यानी जो सेज का लॉ है ये बेसिकली किससे रिलेटेड होता है। सेज लॉ क्या बताता है बेसिकली, यहाँ पर सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट एंड वेज इक्वल
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। बहुत फेमस लॉ है ये सेज लॉ। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आपको पता है कि वहां पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आते हैं और उन्होंने ही यहाँ पर सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जो कि से लॉ है ये बताते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछ रहा है? विच इज नॉट एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंप्लीशन। परफेक्ट कंप्लीशन का ऐसा कौन सा चीज है जो इसमें यहाँ पे एजम्पशन नहीं है? यहाँ पे नॉट लिखा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू हैव टू रिमेंबर इट। और नोटिस करने वाली बात है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें कि ये चीज जरूर देखें। यही चीज क्या कर देती है, हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है और उसके बाद हमारा चेहरा डाउन हो जाता है। ये स्माइल नहीं होती है, चेहरा हमारा डाउन हो जाता है, क्योंकि हमने बस इतनी छोटी सी मिस्टेक्स करी है और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और हमें जो 2 नंबर या फिर 3.4 नंबर मिलने वाले होते हैं वो भी हमारे हाथ से चले जाते हैं। तो ये मिस्टेक्स हमें एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके बाद आंसर करना है। बाय द वे, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन की इसमें पूछ रहा है एजम्पशन नहीं है परफेक्ट कंडीशन का, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ये तो होता है भाई। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आए कोई भी जाए, किसी को रोक टोक नहीं, खाला का घर है आ सकता है, ये होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एजम्पशंस। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर्स या फिर आप बोल सकते हो एजम्पशंस ऑफ परफेक्ट कंडीशन मार्केट। तो हमें आंसर मिल गया है, क्या मिला है? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारा इसमें नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस नॉट पूछ रहा है, तो जब ये नॉट पूछेगा ना, परफेक्ट कंडीशन का एजम्पशन नहीं है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारा नहीं है, क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है मोनोपोली कंडीशन मार्केट के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। ऐसा कौन सा टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स है, जिसको कि आप डायरेक्ट पे करते हो, इसमें किसी को भी आप इसमें इंक्लूड नहीं करते हो। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आप मेरा हिस्सा या फिर आप मेरा जो टैक्स है आप पे कर दो, तो आप ऐसा नहीं बोलते हो। तो जीएसटी, डेफिनेटली जीएसटी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी भी है, बट हमारा जो इनकम टैक्स है ये हमारा ये क्या है, ये डायरेक्ट टैक्स है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 19 हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार मैं रेज करके यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये आज के सेशन का। एंड दिस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच इकोनॉमिस्ट गेव द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। शायद मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही करा रखा है, बाय द वे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसे कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने क्या दिया है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दिया है ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज की तरलता पसंद की। आई होप सो कि पीछे मैंने कर लिया, मुझे याद आ गया, तो फिर भी एक बार कर लेते हैं, आया है तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दिया है। तो हमको पता है कि हमारे जो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, जो जिनका बोलबाला इनका बहुत रहता है, केंद्र सर का। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी केन्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये हमारा हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर अगर आपने पूरे सेशन को देखा है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक थैंक्स मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही मैं कोशिश रहेगी, अगर आप इसको ज्यादा वॉच करते हो, ज्यादा देखते हो, इंटरेस्ट दिखाते हो अपना, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसे ऐसे सेशन लेते हैं, वो भी इंग्लिश में। और पीजीटी, पीजीटी जो भी इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहे हैं इंग्लिश में, वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपने ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।